दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार याब चैनल पे। दोस्तों, ये लाइब्रेरी साइंस की क्लास है। ये क्लास ऑल लाइब्रेरी एग्जाम के लिए है। जैसे दोस्तों कोई भी लाइब्रेरी का एग्जाम हो, जैसे EMRS KVS NVS बिहार लाइब्रेरियन आने वाला है जो, उसके अलावा कोई भी लाइब्रेरी का एग्जाम हो तो सारे लाइब्रेरी एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्लास है। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक लाइब्रेरी एग्जाम के लिए। दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला क्लास क्या है। KWS कीवर्ड सर्च किसमें उपयोगी है? पुस्तक चयन या सूचना पुनर्प्राप्ति, परिसंचरण नियंत्रण मतलब सर्कुलेशन कंट्रोल, या बजट निर्माण। तो KWS दोस्तों कीवर्ड सर्च है जो मुख्य रूप से सूचना पुनर्प्राप्ति मतलब कि इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में उपयोगी है। KWS जो है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में उपयोगी है, सूचना पुनर्प्राप्ति। देखिए, कीवर्ड सर्च है एक ऐसी तकनीक है जिसमें उपयोग करता है यूजर जो है एक या एक से अधिक कीवर्ड का उपयोग कर शब्दों का कीवर्ड का उपयोग करके डेटाबेस, कैटलॉग या वेब पर जानकारी खोजते हैं जो उनके द्वारा खोजी गई जानकारी के विषय या सामग्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला, इजलिक का पूरा नाम क्या है? IASLIC। तो इजलिक का पूरा नाम क्या है दोस्तों? क्या है इसका पूरा नाम? है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इजलिक का पूरा नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 3 सितंबर 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। इजलिक की स्थापना 3 सितंबर 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। कोरन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? कोरन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट्स मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कोरन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? एंटीओराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। देखिए, एक क्या होता है? एक होता है एंटीओराइजिंग। पहला नंबर है कॉमन आइसोलेट्स, एंटीओराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स, इसको बोलते हैं ACI। ACI मतलब एंटीओराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। दूसरा क्या होता है? PCI। PCI मतलब क्या होता है? पोस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स। किस भारतीय विश्वविद्यालय ने सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान में PhD कार्यक्रम शुरू किया? मद्रास विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने भारत में सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान में PhD कार्यक्रम शुरू किया गया। किसमें दोस्तों? दिल्ली विश्वविद्यालय ने सबसे पहले PhD कार्यक्रम शुरू किया था। देखिए, बिलिस कोर्स शुरू किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा। IMLIS कोर्स भी शुरू किया था कौन? दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके अलावा PhD कार्यक्रम भी शुरू कौन किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी शुरू किया, दिल्ली विश्वविद्यालय शुरू किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान विभाग जिसकी स्थापना 1946 में डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा की गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय को 1951 में पुस्तकालय विज्ञान में डॉक्टरेट PhD कार्यक्रम शुरू करने का गौरव प्राप्त हुआ है। पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन किस संस्था की स्थापना की थी? FID, IFLA, यूनेस्को या ALA? तो पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन ने FID मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। किसका स्थापना किया दोस्तों? FID का। FID का फुल फॉर्म क्या होता है? FID का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये FID का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है ये। FID का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखिए दोस्तों,
पॉल ऑर्टलेट और हेनरी लाफोंटेन ने किसकी स्थापना की थी? एफआईडी का स्थापना की थी, और इसकी स्थापना की थी 1895 में बेल्जियम के। और इसका स्थापना फुल फॉर्म लिख दिए इसका स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1895 में हुआ था। अब बेल्जियम के दो आदमी थे, दो गो थे, उनका नाम था पॉल ऑर्टलेट और हेनरी लाफोंटेन ने एफआईडी की स्थापना की थी। एफआईडी का स्थापना किए थे पॉल ऑर्टलेट और हेनरी लाफोंटेन। तो हेनरी लाफोंटेन को 1913 में मिला था क्या? नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था? क्लासिफिकेशन के लिए मिला था। देखिए अगला, एक विशिष्ट विषय पर प्रकाशित छोटी पुस्तिका कहलाती है। इसका आंसर हम दिए कि नहीं दिए? पॉल ऑर्टलेट हेनरी लाफोंटेन ने एफआईडी की स्थापना की थी। एक विशिष्ट विषय पर प्रकाशित छोटी पुस्तिका कहलाती है व्हाट इज अ स्मॉल बुकलेट पब्लिश ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉल्ड। तो छोटी पुस्तिका क्या कहलाती है दोस्तों? छोटी पुस्तिका कहलाती है पैम्पलेट। एक विशिष्ट विषय मतलब स्पेशल सब्जेक्ट पर प्रकाशित छोटी पुस्तिका कहलाती है पैम्पलेट। पैम्पलेट एक जो होता है जो कि बिना जिल्द का होता है, या फिर इसमें हल्का फुल्का जिल्द होता है, हल्का हल्का। छोटी पुस्तिका होती है जो प्रायः किसी विशेष विषय, मुद्दे या तर्क पर केंद्रित होती है। अब पैम्पलेट से अगर बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, पैम्पलेट से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। जीरो बेस बस्टिंग जेड बेबी तकनीक किससे संबंधित है? पुस्तक अधिग्रहण, भवन निर्माण, कर्मचारियों का वेतन या पुस्तकालय बिल। तो जीरो बेस बस्टिंग जेड बेबी तकनीक है जो पुस्तकालय वित्त से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? किससे? पुस्तकालय वित्त को, लाइब्रेरी फाइनेंस से संबंधित है। जीरो बेस बजटिंग तकनीक क्या है दोस्तों? देखिए, ये एक तरह का बजट सिस्टम है। पुस्तकालय में एक बजट सिस्टम है जिसमें पिछले खर्च को कुछ माना ही नहीं आता, एक नया सिरे से बजट तैयार करना, पिछले खर्च को ध्यान में न रखते हुए। जैसे कि आप ही कहीं लाइब्रेरी बने तो आपको काम हो गया कि पुस्तकालय का बजट निकालना है कि कितना खर्चा होगा, तो आप अप्रैल के महीना में बजट निकालें, तो आप पिछले को देखे ही नहीं कि पिछला कितना खर्चा हुआ था, नहीं हुआ था, कुछ नहीं देखे, बस नया सिरे से आप बजट तैयार किए, तो उसको बोलते हैं जीरो बेस बजट। इसको शुरू किए थे पीटर फायर ने, इसको सिद्धांत दिया गया था पीटर फायर के द्वारा। ईस्ट शोर सिंधु क्या है दोस्तों? देखिए, आपके लिए हम लाते हैं 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू और 15 एमसीक्यू और 10 वन लाइनर। देखिए, ईस्ट शोर सिंधु क्या है दोस्तों? ईस्ट सिंधु क्या है? एक पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है या एक कंसोर्टियम जो ई संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है, एक डिजिटल पुस्तकालय पहल या फिर एक शोध पत्रिका है। तो ईस्ट शोर सिंधु दोस्तों क्या है? एक कंसोर्टियम है। क्या है? एक कंसोर्टियम जो ई संसाधनों मतलब इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। ईस्ट शोर सिंधु एक कंसोर्टियम है जो उच्च शिक्षा संस्थानों को ई संसाधन जैसे ई जर्नल्स, ई बुक, डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करता है। ईस्ट शोर सिंधु का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका के नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय, द्वारा 3 कंसोर्टियम को मिलाकर किया गया था। यूजीसी कहते हैं, सॉरी दोस्तों, ईस्ट शोर सिंधु जो है इन्फ्लेमेट के द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है। ईस्ट शोर सिंधु का मैनेजमेंट कौन करता है? देख रेख कौन करता है दोस्तों? इन्फ्लेमेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? एक लेख के रूप में, एक पुस्तक के रूप में, एक संगोष्ठी यानी कि सेमिनार पेपर के रूप में, या एक रिपोर्ट के रूप में। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रकाशन एक पुस्तक के रूप में हुआ था। कैसे हुआ था? एक पुस्तक के रूप में। बहुत ही मोटी किताब है ये, ऐसा नहीं सोचिए कि छोटा किताब है, बहुत मोटा किताब है। ये पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक का प्रकाशन एक पुस्तक के रूप में हुआ था। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को अपनी पहली बार प्रसिद्ध पुस्तक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया और प्रकाशित किया। 1931 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसका प्रकाशन कब किया गया? 1931 में किया गया, 31 में किया गया इसका प्रकाशन।
और ये किसके द्वारा किया, माला के द्वारा। किसके द्वारा, माला के द्वारा। माला का पूरा नाम क्या है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का प्रकाशन कौन करता है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन या राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता या फिर पार्लियामेंट लाइब्रेरी न्यू दिल्ली। तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB का प्रकाशन दोस्तों केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय मतलब सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता द्वारा किया जाता है। इसमें संविधान के कुल भाषाएं, देखिए इसमें क्या होता है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, जैसे कि संविधान में, भारत के संविधान में आप जानते हैं कि 22 भाषा का जिक्र है। तो 22 भाषा में जो प्रकाशित पुस्तक है उसका नाम लिखा रहता है इसमें कि कौन कौन सा पुस्तक प्रकाशित हुआ इंडिया में, पब्लिश हुआ इंडिया में, तो उसका नाम लिखा रहेगा कुल 22 भाषा में, जो कि भारतीय संविधान की 22 भाषा है। उसके अलावा अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक, पहला तो 22 भाषा हो गया, भारतीय संविधान में 22 भाषा, उसके बाद अंग्रेजी में जो अंग्रेजी भाषा है उसको मिला देंगे, कुल 23 भाषा में प्रकाशित पुस्तकों का नाम लिखा रहता है उसमें भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में। अगला दोस्त, अगला क्या होगा, देखिए अब आ गया वन लाइनर क्वेश्चन। टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, RRLF के द्वारा। टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया था, RRLF के द्वारा। RRLF क्या है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये किसका काम है, पब्लिक लाइब्रेरी का देखभाल करना, वित्त मुहैया कराना, पैसा देना उसको। FID की स्थापना 12 सितंबर 1895 को ब्रुसेल्स में बेल्जियम में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मूल रूप से इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल डी बिब्लियोग्राफी या IIB के रूप में बेल्जियम में पॉल आउटलेट और हेनरी ला फोंटेन ने की थी। दोस्तों देखिए FID की स्थापना पहले इसी में आ गया था। ये FID की स्थापना कब हुई थी, 12 सितंबर 1895 को हुई थी। इसका स्थापना कौन किए थे, बेल्जियम के पॉल आउटलेट हेनरी ला फोंटेन। हेनरी ला फोंटेन को मिला था नोबेल प्राइज, मिला था डॉक्यूमेंटेशन के, मिला था 1913 में। FID का नाम बदलकर किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई, कब किया गया दोस्तों, 1931 में किया। कब किया गया, 1931 में किया गया। किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किया गया, 1937 में किया गया। FID के नाम में किस वर्ष इंफॉर्मेशन शब्द जोड़कर इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया, 1988 में किया गया। किस संस्था द्वारा सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया, IFLA द्वारा। सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा का विकास किया गया दोस्तों IFLA के द्वारा। किस वर्ष ISBN प्रदान करने वाली RRNA ऑफिस दिल्ली स्थानांतरित किया गया, 2011 में। ISBN प्रदान करने वाली RRNA क्या होगा दोस्तों, राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी ऑफिस दिल्ली स्थानांतरित किया गया 2011 में। संसाधन सहभागिता है दोस्तों, क्या संसाधन सहभागिता का अर्थ है पुस्तकालय सहयोग लाइब्रेरी कोऑपरेशन का। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन मतलब ALA कब स्थापित हुआ, 1876 में हुआ। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके बना 1877 में दोस्तों। देखिए उस समय 1800 के आसपास 76-77 के आसपास अमेरिका में और इंग्लैंड में कंपटीशन था, तो अमेरिका में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई। तो इंग्लैंड वाले को हुआ कि नहीं, उन लोगों का स्थापना किया तो हम पीछे काहे रहे, तो जल्दीबाजी में फिर इंग्लैंड वाला भी 1877 में लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके का स्थापना किया। ANSI स्टैंड फॉर, ANSI का क्या अर्थ है दोस्तों, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन या अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या एशियन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या एशियन नेशनल स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन। तो ANSI का अर्थ है दोस्तों अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ANSI का अर्थ है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव खूब परिचित कराया गया दोस्तों। देखिए मैनेजमेंट ऑफ बाय ऑब्जेक्टिव जो लिखा गया दोस्तों, लिखा गया बुक, उसका पीटर ड्रकर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, पीटर ड्रकर। पॉजिटिव के संक्षिप्त रूप को पॉजिटिव के संक्षिप्त रूप को खोजा गया था।
द एक्रोनिम पौष्टिकॉर्प, पौष्टिकॉर्प देखिए पौष्टिकॉर्प एक संक्षिप्त रूप दिए, संक्षिप्त नाम दिए किसी चीज़ का, तो वे कौन दिए, तब कौन इसके देखिए खोजा गया किसके द्वारा दोस्तों, ये लुथर गुलिक के द्वारा खोजा गया। पौष्टिकॉर्प का संक्षिप्त नाम खोजा गया लुथर गुलिक के द्वारा। अब पौष्टिकॉर्प मतलब होता क्या है, पी से होता है दोस्तों क्या, पी से होता है प्लानिंग, पी से प्लानिंग होता है। ओ से क्या होता है दोस्तों, ओ से होता है ऑर्गेनाइजिंग, ओ से होता है ऑर्गेनाइजिंग। एस से क्या होता है दोस्तों, एस से होता है स्टाफिंग, और डी से क्या होता है, डी से डायरेक्टिंग। ये आ सकता है आपका एग्जाम में आ सकता है, ये डी से डायरेक्टिंग। सी से दोस्तों, सी ओ से क्या होगा, सी ओ से हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग, सी ओ से हो गया कोऑर्डिनेटिंग हो गया। उसके अलावा आर से दोस्तों, आर से हो गया रिपोर्टिंग, आर से रिपोर्टिंग हो गया। अब बी से हो गया बजटिंग, देखिए दोस्तों पौष्टिकॉर्प में क्या होता है, पी से हो गया प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, बी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। ये दिया गया दोस्तों लुथर गुलिक के द्वारा, इसका संक्षिप्त नाम दिया गया। एक संगठनात्मक संरचना निर्धारित करती है, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय, एक नियंत्रण की अवधि, स्पैन ऑफ कंट्रोल या रैंक और फाइल या स्थान और स्थिति, कार्य विश्लेषण। दोस्तों एक संगठनात्मक संरचना यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय किसके द्वारा, नियंत्रण की अवधि मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल। हेनरी फियोर ने प्रबंधन के कितने सिद्धांतों की पहचान की, हेनरी फियोर ने मैनेजमेंट को यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 14 सिद्धांतों की पहचान की दोस्तों। कितना सिद्धांत, 14 सिद्धांतों की पहचान की। हेनरी फियोर ने मैनेजमेंट के 14 सिद्धांतों की पहचान की गई। दोस्तों ये क्लास आप हमेशा देखिए, सारा क्लास देखिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में आपका KVS NBS का वैकेंसी आएगा ही आएगा, तब तक आप तैयार रहेंगे। EMRS Tier 1 अगर आप पास करते हैं तो Tier 2 में आपका मेंस में ये काम आएगा। बाकी बिहार लाइब्रेरी के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे लाइब्रेरी एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लास में आप बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बाय।